जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मैं आप लोगों के बीच में ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस लेके उपस्थित हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। ये तीसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस का। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान से लेकर उसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर जो आपका टेंस है ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कि वर्तमान काल में कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि वो पूर्ण हो चुका रहेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है और इसका नाम भी पड़ा है पूर्ण वर्तमान काल। कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, वो आपका पूर्ण हो चुका रहेगा। चलिए, जैसे हर बार हर टेंस का पहचान होता है, तो उस प्रकार से यहाँ भी इस टेंस का पहचान लिखा हुआ है। और आपको हम बता दें कि ये एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह एक ऐसा टेंस है, इसका पहचान दो तरीके से किया जाता है। अभी आपने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा। उन दोनों टेंस की पहचान केवल एक ही प्रकार से था, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरीके से किया जाता है। तो चलिए वो दोनों तरीका क्या है, कैसे हम पहचानते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहचान, और पहचान यहाँ पर लिखा है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कोई हम वाक्य आपके सामने बोलें और उस वाक्य में जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, जरा देखिएगा। ये चीज़ आपको या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पहचान अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पहचान नहीं मालूम है तो ट्रांसलेशन बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टेंसेस सब 12 होते हैं, 12 टेंस का अलग अलग पहचान होता है। अगर आपको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है, तो आप उसमें कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि हर टेंस का अपना अलग अलग एक रूल होता है। अगर आपको पहचान ही नहीं मालूम है तो आप रूल को गलत अप्लाई करेंगे और वो ट्रांसलेशन आपका गलत बनेगा। इसलिए आपको पहचान बेहद जरूरी, सही तरीके से मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा चुका हूँ, मतलब कि अगर कोई वाक्य हम बोलें और वाक्य के आपके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ शब्द आए, यहाँ पर अथवा लिखा है। अथवा मतलब या। अगर मान लीजिए चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आता है, तब क्या आएगा आपके वाक्य में, या है, ई है तथा ए है। मतलब अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आता है, तब आपको कभी कभार ये देखने को मिलेगा या है, ई है, ए है। मतलब कोई काम कर लिया है, कर ली है या कर लिए हैं, ऐसा वाक्य आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा आपको मिलता है तो कह रहे हैं आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। मतलब अगर आपको इस तरीके से अगर आपको पहचान दिखे तो आप तुरंत कहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चलिए हम आपको जानकारी के लिए या आपको समझने के लिए कुछ वाक्य आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ यार ऐसे ही वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और आपको हम बता दें कि बच्चों सुबह से लेकर शाम तक जो हम अपना डेली रूटीन करते हैं, मतलब दिन भर का जो काम करते हैं, इस दिन भर के काम में जो हम बातचीत करते हैं ना, उस बातचीत के दौरान भी हम बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। मतलब हम कोई वाक्य बोलते हैं जिसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आता है, या है, ई है, ए है भी आता है। चलिए हम आपको बताते हैं कौन से बात हम कैसे करते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। जैसे हम मान लीजिए कहते हैं कि पापा ऑफिस पहुंच गए हैं। पापा ऑफिस पहुंच गए हैं, गए हैं। हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह लेते हैं कि पापा ऑफिस पहुंच चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मम्मी खाना बना ली हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, सभी बच्चे अपने कक्षा में बैठ चुके हैं। तो देखिए सभी बच्चे कक्षा में, अपनी कक्षा में बैठ चुके हैं, ये भी चुका है आ गया। तो ऐसे बहुत से आप सेंटेंस सुबह से लेकर शाम तक बोलते होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फिल्म देख चुके हैं, मैं इस फिल्म को 3 बार देख चुका हूँ, हम लोग सो चुके हैं,
हम लोग सो चुके हैं। जैसे मान लीजिए घर का कोई व्यक्ति आपसे कहा कि अरे भाई चलो सो सो, सब लोग सो लो, तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई हम लोग तो सो चुके हैं, हम लोग तो सो चुके हैं, अब जिसको सोना वो सोए। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। जैसे कि हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर देखिए लिखा है हैज और हैव। आप याद कर लीजिए बच्चों कि हर टेंस का अपना अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें डू और डज था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बात करें तो क्या था उसमें, आप सोचिए क्या था उसमें, आपने अपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो उसमें इज, एम और आर था। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है तो इसमें है हैज और हैव। अब ये हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि हैज और हैव ये कैसे यूज होंगे, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, नहीं तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जितनी भी चीज़ें नोट करने के लायक चीज़ें हैं वो हमेशा आप नोट करते रहा करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ हैज का प्रयोग करिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्लेयर्स, अगर ये शब्द है तो आप उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये आपको हमने बता दिया हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है इस टेंस में, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस प्रकार से हर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके ट्रांसफॉर्म बनवाए जाते हैं और आपको सिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस टेंस का भी अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले स्ट्रक्चर वही है जो आपको वो 5 रूल्स के अंतर्गत सिखाया गया था कि सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कौन कौन सा क्या परिवर्तन है, क्योंकि क्रिया का रूप अलग अलग चलता है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे जो वर्ड आते हैं हैज और हैव उसको रखा जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर चलेगा आपका। तो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में जो साधारण वाक्य है उसमें सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब एचवी की जगह हैज या हैव, क्योंकि आपको बताया गया कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज और हैव रख दिया गया। फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी आप क्रिया रखेंगे उस क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चों को जानकारी हो इसके बारे में और बहुतों को नहीं मालूम हो, तो आप घबराइए कि नहीं, हम आपको एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो लेकिन ये आप जान जाइए कि जो भी मेन वर्ब आप रखेंगे उसका थर्ड फॉर्म रखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड रखेंगे। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के ऊपर। तो बच्चों जैसे कि क्रिया का अगर रूप आपको नहीं मालूम है तो आपको हम बता देते हैं कि दुनिया में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो कम है, गो है, लर्न है, राइट है, हाँ, वास है, प्ले है, जो भी क्रिया आप जानते हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं उसके रूप होते हैं। उनके कौन से फॉर्म होती है? 3 फॉर्म्स होती हैं टेंस के अंतर्गत। 3 फॉर्म्स यूज होते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मतलब क्रिया के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्रिया हम रख रहे हैं गो। ये गो मतलब जाना होता है, ये एक क्रिया है और ये क्रिया अपने मूल रूप में है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में है। अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो इसी का ये बन जाता है वेंट, ये वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म बन जाता है गॉन। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से दुनिया में जितनी भी क्रियाएं सबके फॉर्म्स होते हैं। और आप परेशान ना होइए, हम अगले वीडियो लेक्चर में क्रिया के जो 3 फॉर्म्स होते हैं उस पर एक वीडियो लेक्चर डेवलप कर देंगे। आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर में क्रिया के 3 फॉर्म्स के ऊपर हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो फिलहाल में अभी के लिए ये जान जाइए क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी आप मेन वर्ब रखेंगे उसकी तीसरी फॉर्म रखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जाने की बात होगी तो यहाँ पर आप गो नहीं लिख के बल्कि गॉन लिखेंगे थर्ड फॉर्म में क्रिया का। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं और ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि कैसे ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। पहला सेंटेंस है, राजेश मेरी मोबाइल चुराया है।
देखिए कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को पहचानना एक सबसे बड़ा कला होता है, और कला बहुत बड़ा खास नहीं है, आपके इस पहचान में भी आपको चीज़ें बताई गई रहती हैं। अगर आप वीडियो को सही तरीके से आराम से एक एक चीज़ को देखते हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर चुराया है, या है, तो देखिए या है, ई है, ए है, तो या है आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों की सेंटेंस बहुतों के द्वारा आपसे पूछा जाता है, कोई सेंटेंस बोल दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तो बच्चे बता नहीं पाते हैं, वो अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो लेक्चर को आराम से धीरे धीरे एकदम पेशेंस के साथ देखना है, आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये पहला सेंटेंस है, राजेश मेरी मोबाइल चुराया है। स्ट्रक्चर बोलता है कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, तो भाई अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा कौन है इसमें है राजेश, तो हम लिखेंगे राजेश। इसके तुरंत बाद करा हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो पहले ही बता दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेरा राजेश है और राजेश कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ लगेगा आपका हैज, राजेश हैज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले इसमें मेन वर्ब क्या है पहले वो तो देखें। इसमें जो मेन वर्ब है वो है चुराना, चुराना, चुराना को कहते हैं स्टील, स्टील ये शब्द होता है स्टील, और स्टील का लगेगा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। क्या होता है बच्चों, स्टोलन। और आप घबरे नहीं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया के जो 3 रूप होते हैं उस पर हम एक वीडियो लेक्चर डेवलप कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपकी फॉर्म की जो क्रिया के फॉर्म का जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन फिलहाल में अभी के लिए हम आपको बता दें कि स्टील मतलब चुराना होता है, और चुराना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्टोलन। अब चुराया है तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, पूछिए क्या चुराया है, तो आपको मिलेगा मेरी मोबाइल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मेरी मोबाइल की अंग्रेजी आप लिखेंगे माई मोबाइल। ये आपका ट्रांसफॉर्म के तैयार हो गया, राजेश हैज स्टोलन माई मोबाइल। तो देखिए कितने आसान तरीके से स्ट्रक्चर की मदद से हम पहले सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर लिए। अब बच्चों आते हैं यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कि मेरे सभी दोस्त कक्षा 10 पास हो चुके हैं। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बोल रहा है सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। सब्जेक्ट मेरे सभी दोस्त कक्षा 10 पास हो चुके हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह है मेरे सभी दोस्त। तो मेरे सभी दोस्त की अंग्रेजी होगा माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त। ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएं कि हैव, ये डिपेंड करेगा मेरा सब्जेक्ट पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मेरे सभी दोस्त माई ऑल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो हैज ना आके बल्कि हैव आएगा, हैव। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब रखेंगे और वो भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, पहले मेन वर्ब क्या है, पास होना, पास होना, उत्तीर्ण होना, ये एक इंग्लिश वर्ड है, पास हो चुके हैं, PASS, पास मतलब पास होना। इसका थर्ड फॉर्म PASSED, पास्ड। माई ऑल फ्रेंड्स हैव पास्ड, पास हो चुके हैं, क्या पास हो चुके हैं, कक्षा 10। तो यहाँ पर क्लास 10th, ये इस प्रकार से हम लिख देंगे और ये ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, अफर्मेटिव का है, सभी विद्यार्थी टूर पर गए हैं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरा है सभी विद्यार्थी, अंग्रेजी बनेगा ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएं कि हैव, तो मेरा जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है और प्लूरल है तो लगेगा हैव, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आपका हैव लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब पहले इसमें मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब है गए हैं मतलब गो। अब गए हैं, गो का जो थर्ड फॉर्म आएगा वो है गॉन। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, सभी विद्यार्थी गए हैं, गए हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पहले ये देख लें, तब तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि गए हैं, क्या गए हैं, किसे गए हैं, तो कुछ आंसर नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं सीधे अदर वर्ड पे। तो इस सेंटेंस में
है अदर वर्ड टूर पर, तो टूर पर की अंग्रेजी होगा ऑन टूर। इस प्रकार से देखिए ये ट्रांसफॉर्म बन के तैयार हो गया। तो बच्चों देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए बच्चों देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं क्योंकि जो भी ट्रांसलेशन बनता है वो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बनता है। तो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रांसलेशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर पूरा हूबहू एकदम अफर्मेटिव की ही तरह होता है। मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया कि जो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है पूरा हूबहू अफर्मेटिव होता है, बस निगेटिव होने की वजह से इसमें नॉट बढ़ जाता है। और नॉट बढ़ेगा कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, फिर नॉट को लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा देंगे, ट्रांसफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं और ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन आप बना पा रहे हैं। देखिए पहला सेंटेंस है मैं अभी वाराणसी नहीं पहुंचा हूँ। मैं अभी वाराणसी नहीं पहुंचा हूँ, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें आई, क्योंकि यहाँ पर है मैं, इसकी अंग्रेजी होता है आई। सब्जेक्ट तो हो गया आई। इसके बाद हैज़ लगाएं कि हैव। तो आई बच्चों होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ हमेशा लगता है हैव, तो आप लगा देंगे हैव। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो इसके बाद लग जाएगा नॉट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी क्रिया इसमें है उसका थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिया है आपका पहुंचना, रीच। रीच माने पहुंचना, REACH। रीच माने पहुंचना होता है। अब इसका थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। ये होता है रीच का थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए बच्चों रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गया। अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं पहुंचा हूं, क्या नहीं पहुंचा हूं, किसे नहीं पहुंचा हूं? तो कुछ आंसर में नहीं मिल रहा है, बल्कि मैं ये पूछता कि कहाँ नहीं पहुंचा हूं, तो आप कहते हैं वाराणसी। तो चूंकि कहाँ का प्रश्न करना नहीं रहता है तो सीधे आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अदर वर्ड। तो इसमें आपका जो अदर वर्ड है वो है वाराणसी, तो वाराणसी लिख देंगे, VARANASI। ये आपका देखिए बन के ट्रांसलेशन तैयार हो गया। आई हैव नॉट रीच्ड वाराणसी। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रेखा कंप्यूटर चलाना नहीं सीखी है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर बोला है सबसे पहले सब्जेक्ट को रखो। तो सब्जेक्ट है रेखा, मैंने रख दिया सब्जेक्ट को पहले रेखा। इसके बाद हैज़ नॉट लगाएं कि हैव नॉट लगाएं। तो रेखा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा हैज़ नॉट। अब इसके तुरंत बाद मेन वर्ब रखो। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है? तो पहली बात ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस सेंटेंस में हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कितने वर्ब्स आई हैं। मेन वर्ब, वर्ब्स, कितनी क्रिया आई है? तो आप रेखा कंप्यूटर चलाना नहीं सीखी है, तो आप ये जान जाइए इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब, दो मेन वर्ब आई हैं, दो मुख्य क्रिया आई है। एक है आपका चलाना और एक है आपका सीखना, क्योंकि यहाँ पर चलाना नहीं सीखी है, सीखना भी एक क्रिया है, चलाना भी एक क्रिया है। इस सेंटेंस में दो दो क्रिया आई हुई है। तो घबराना नहीं है, हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया कि अगर एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाए, दो मुख्य क्रिया आ जाए, तो उसको कैसे रखें, किस रूप में रखें, किस क्रम में रखें, वो चीज़ आपको बताया गया। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको घबराना नहीं। इस सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, जिस क्रिया में आपका टेंस का पहचान लगा है, जिस क्रिया में टेंस का पहचान लगा है वो आपका मेन वर्ब होता है, और जो दूसरी क्रिया बचती है वो आपका सेकेंड वर्ब कहलाता है। तो पहले हम देखें तो सही कि किस क्रिया में हमारे इस टेंस का पहचान लगा है। रेखा कंप्यूटर चलाना नहीं सीखी है, चलाना नहीं सीखी है, ई है, आ है, ई है, ए है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो ई है, सीखी है, मतलब सीखना में हमारा इस टेंस का पहचान लगा है। तो आपको मेन वर्ब इसको कहना है, मतलब जो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा वो है सीखना का। तो सेकेंड वर्ब आपका चलाना हो जाएगा, सेकेंड वर्ब चलाना हो जाएगा। तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका रखें? सीखना का रखना होगा, क्योंकि इसी क्रिया में आपके टेंस की पहचान लगा। ऐसा नहीं है कि दोनों मेन वर्ब है तो दोनों का थर्ड फॉर्म रख देंगे, चलाना का भी थर्ड फॉर्म और सीखना का भी थर्ड फॉर्म, तो गलत हो जाएगा। आपको एक ही क्रिया का थर्ड फॉर्म रखना है और आपको परखना होगा, ये जानना होगा कि किस क्रिया का थर्ड फॉर्म रखें। तो बहुत आसान है, जिस क्रिया में आपके टेंस की पहचान लगी है ना, वही आपका
उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर एक ही सेंटेंस में दो दो क्रिया आती है ना, तो जो दूसरी क्रिया है वही आपका मेन वर्ब होता है, ऐसे भी आप जान जाइए। तो देखिए पहली क्रिया ये है, दूसरी ये है, तो दूसरी ही मेन वर्ब है, यही इसी का थर्ड फॉर्म लगेगा। या फिर आईएनजी लगाना तो इसमें लगेगा, एस या एस लगाना तो इसमें लगेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता तब, कंटिन्यूअस टेंस में होता तब, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। तो अगर आपको जो कुछ भी क्रिया का रूप रखना है, आप जो सेकंड क्रिया रहेगी उसी का रखेंगे, क्योंकि उसी में पहचान लगी रहती है। तो चलिए अब सीखना की अंग्रेजी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बच्चों बता दें कि अगर एक ही सेंटेंस में दो दो क्रिया है ना, तो ये तो आपका मेन वर्ब हो गया, इसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो जो चलाना है उसको कब रखेंगे? ये नियम है कि दोनों क्रिया साथ में रहेगी, दोनों साथ में। लिखने का तरीका क्या है? पहले मेन वर्ब रखिए थर्ड फॉर्म में। ये जो चलाना है ना, चलाना दूसरी क्रिया जब लिखेंगे तो उसको थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, दूसरी क्रिया जब रखते हैं तो उसके ठीक पहले टू लगा के लिखते हैं। ये ग्रामर का नियम है। तो चलिए पहले हम सीखना की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो लर्न माने सीखना होता है, तो और इसका थर्ड फॉर्म लर्नड हो गया, थर्ड फॉर्म लर्नड। इसके बाद हम तुरंत सेकेंड वर्ब को रखेंगे। जो सेकेंड वर्ब चलाना है, चलाना होता है कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उसको चलाने को हम ऑपरेट करना कर, जैसे मोबाइल आप चला रहे हैं तो मोबाइल को आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चलाना की अंग्रेजी ऑपरेट लिखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे? टू ऑपरेट, ये लिखेंगे। इसके बाद ये अब हमारा मेन वर्ब हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट चलाना नहीं सीखा है, क्या नहीं चलाना सीखा है? कंप्यूटर। इसके बाद आप लिख देंगे कंप्यूटर। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म बन गया कि रेखा हैज नॉट लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब इस सेंटेंस पे आते हैं, वह अभी नहीं आया है। इस सेंटेंस का ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वह अभी नहीं आया है, इसका मतलब कोई पुरुष है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से लगेगा है। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो लगा देंगे नॉट। ही हैज़ नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें जो भी मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब है आना। आना का अंग्रेजी कम। कम एक ऐसी क्रिया है कि इसका फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो कम केम कम। अच्छा, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? वह अभी नहीं आया है, नहीं आया है, क्या नहीं आया है, किसे नहीं आया? ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, तो सीधे आते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड में अभी है और अभी की अंग्रेजी होता है नाउ। ये देखिए ट्रांसफॉर्म बन गया, रेखा हैज़ नॉट कम नाउ, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। अब चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ स्ट्रक्चर बना है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ये सेकेंड एंड थर्ड एक ही में होता है, क्योंकि अगर इस, आपको हम कई वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि अगर इस सेंटेंस में से नॉट को निकाल दें, इस स्ट्रक्चर में से नॉट को निकाल दें तो ये बन जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में नॉट को लगा दें तो बन जाता है थर्ड स्ट्रक्चर। इसीलिए आपको इस प्रकार से ये बताया गया। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में लिखा गया है सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और ये स्ट्रक्चर कब फॉलो होता है? जब हमारे किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या आपके पिताजी ऑफिस पहुंच गए हैं, क्या सभी बच्चे कॉलेज से वापस आ गए हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट फॉलो करिएगा। और स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड और थर्ड कब फॉलो करेंगे? जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। क्या भारत मैच जीत गई है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट फॉलो करिएगा, जिसमें सबसे पहले हैज या हैव आता है। तो क्या भारत मैच जीत गई है? और एक चीज और बच्चों, ऐसे सेंटेंस में जब कोई भी वाक्य क्या से चालू होता है ना, तो इस प्रकार के वाक्य में इस क्या की अंग्रेजी जो होता है व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। क्योंकि नियम है ग्रामर का कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो ट्रांसलेशन व्हाट से नहीं शुरू होता है, बल्कि ऐसे वाक्य की शुरुआत उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से होता है। लेकिन हाँ, यही क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पर है आज तुमने क्या खाया है, क्या, अगर वाक्य के बीच में क्या शब्द आ रहा है
तब आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे जो ये व्हाट शब्द है। लेकिन क्या से शुरुआत हो रहा है, तो व्हाट से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें रखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, ये डिपेंड करता है मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है भारत, किसी कंट्री का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आने वाला है हैज। इसके बाद सब्जेक्ट मेरा भारत है, भारत की अंग्रेजी इंडिया। इसके बाद जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म रखेंगे जीतना, विन माने जीतना, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वन, WON, वन, ये विन का थर्ड फॉर्म है। हैज इंडिया वन, जीत गई है, क्या जीत गई है, मैच। तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो मैच। अब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद अब बच्चों सेकंड सेंटेंस लेते हैं, आज तुमने क्या खाया है। ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर नंबर सेकंड फॉलो होगा। तो इस सेकंड फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए आपको। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए, इसमें क्या है, क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट के तुरंत बाद अब चाहिए हैज या हैव। तो मेरा जो सब्जेक्ट इसमें है तुमने मतलब यू, और यू तो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल के हिसाब से आ जाएगा आपका हैव, फिर सब्जेक्ट रखेंगे यू, सब्जेक्ट मेरा हो गया। अब नॉट का है रखने के लिए, तो नॉट हम तभी रखेंगे जब हमारे सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा, मतलब नहीं वाला सेंटेंस रहेगा। तो नहीं वाला तो है नहीं, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। तो अब मेन वर्ब जो इसमें है खाना की अंग्रेजी ईट होता है, और ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटन। क्या होता है, ईटन। तो व्हाट हैव यू ईटन, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, आते हैं अदर वर्ड पे, और अदर वर्ड में आया है आज, और आज की अंग्रेजी होता है टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आते हैं इस सेंटेंस पे, बच्चे आज पढ़ने क्यों नहीं आए हैं। सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको जरूरत है किसकी, क्वेश्चन वर्ड का। तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है आपका है ये क्यों की अंग्रेजी होता है वाई के तुरंत बाद हैज की हैव। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वही बताएगा कि हैज आएगा कि हैव। बच्चे आज पढ़ने क्यों नहीं है, सब्जेक्ट है बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल है तो आप लगाइए हैव, फिर सब्जेक्ट बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, फिर कह रहा नॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि नहीं शब्द आया है वाक्य में, तो नहीं के लिए हम नॉट भी लगा देंगे। अब आएंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, नहीं आए हैं मतलब कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। अच्छा, कहाँ आने की बात हो रही है, बच्चे आज पढ़ने क्यों नहीं आए हैं। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, इस सेंटेंस में भी दो क्रियाएं आई है, एक है आए हैं मतलब आना, एक है पढ़ना। तो अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आप मेन वर्ब को रखेंगे जिसका थर्ड फॉर्म रखा जा चुका है। अब सेकंड वर्ब रखेंगे, और सेकंड वर्ब इसमें पढ़ना है। अब पढ़ना जब इसके तुरंत बाद रखेंगे तो लगाएंगे टू, तब लिखेंगे रीड, टू रीड। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्रिया साथ में हो गई, एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया गया और दूसरी जब क्रिया रखी जाती है तो टू लगा के। इसके बाद आज शब्द की अंग्रेजी रखना है, तो आज शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया, सेंटेंस बन गया, व्हाई हैव चिल्ड्रन नॉट कम टू रीड टुडे। अब अगला और अंतिम सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव का, रोहित बाजार किसके साथ गया है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड है आपका किसके साथ, इसकी अंग्रेजी हम आपको कई बार बताए हैं, इसकी अंग्रेजी होता है विथ हुम। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया बच्चों। इसके बाद हैज लगेगा कि हैव, रोहित की बात हो रही है, रोहित कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लग जाएगा हैज। इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को रखें, सब्जेक्ट हमारे रोहित हैं, हम रोहित को रख देंगे। फिर चूंकि कह रहा है नॉट लगाइए, नॉट इस सेंटेंस में नहीं है मतलब नहीं सब नहीं आया तो नॉट नहीं लगेगा। आते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। मेन वर्ब है रोहित बाजार किसके साथ गया है मतलब गो। अच्छा, इसका गो का थर्ड फॉर्म गॉन। देखिए बच्चों, आपको हर क्रिया का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है तो आप सेंटेंस को गलत बनाएंगे, फॉर्म ही नहीं याद रहेगा तो गलत ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको क्रिया के रूप को भी याद करना होगा, और याद हो भी जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो चलिए, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में है कि नहीं पहले ये देखते हैं। रोहित बाजार किसके साथ गया है, क्या गया है, किसको गया है,
ये कुछ नहीं पता चल रहा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे आते हैं अदर वर्ड पे, और अदर वर्ड यहाँ पर है बाजार, तो गॉन टू मार्केट लिख देंगे, मार्केट और क्वेश्चन मार्क, ये ट्रांसफॉर्म बन के तैयार होगा। देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए टेंस में, एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।